हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। और इस टॉपिक को हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आता है और डायरेक्ट आता है। तो वो जितना भी कंफ्यूजिंग मटेरियल है, आज उसको सारे को कवर करेंगे। और मैं श्योर हूँ प्री और मेंस दोनों में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम चेस्ट के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करते हैं? लंग्स के अंदर करते हैं। जो प्लूरल स्पेस होता है ना, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, तो वहां पे करते हैं। क्या करने के लिए? टू रिमूव ड्रेनेज फ्लूइड, ब्लड और एयर। इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, वो अलग अलग होते हैं। न्यूमोथोरेक्स, जब आप इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो है, तो मैं वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम उस ट्यूब को इंसर्ट करके उसके थ्रू जो भी चीज एक्सेस में हो रही है, एयर है, ब्लड है या फ्लूइड है, तो हम उसको आउट करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, थ्री चैम्बर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मेन क्वेश्चन थ्री चैम्बर सिस्टम से आते हैं। तो इसके पर्पज क्या क्या होते हैं? टू रिमूव एनी फ्लूइड, एयर, उसको रिमूव करने के लिए। टू प्रिवेंट फ्रॉम टेंशन न्यूमोथोरेक्स, जब एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है ना एक्सेस लंग्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स, जो एयर के एक्यूमुलेशन से बनता है, तो उसको रिमूव करने के लिए। टू इक्वलाइज प्रेशर इन बोथ लंग्स, अगर एक लंग में ज्यादा प्रेशर हो गया या एक में कम हो गया, तो उसको कम करने के लिए। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, टू रिलीव ब्रीथिंग इनसफिशियंसी, अगर कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है किसी को और उसको ठीक करना है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थ्योरी पोर्शन में ज्यादा नहीं जाएंगे, इतना समझ लिया क्या होता है और क्या पर्पज है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले आती है पोजीशन। पोजीशन हम इसकी क्या रखेंगे? पेशेंट के इंसर्शन के टाइम फाउलर्स पोजीशन रखेंगे, मतलब पेशेंट का बेड जो होगा वो 45 टू 60 डिग्री पे होगा। सेकंड आता है फंक्शन ऑफ आईसीडी बैग या ड्रेनेज बैग। एक बैग कनेक्ट होता है इस सारे चैम्बर वाले सिस्टम से, तो उसके अंदर जितना भी जो भी चीज एक्सेस में वो निकलती रहती है, तो उसका फंक्शन पूछेगा वो। तो क्या होता है? टू चेक वाटर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब वाटर की मूवमेंट चेक करते हैं उसके अंदर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑसिलेशन। इसको हम टाइडलिंग ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ब्रीथिंग पैटर्न। पेशेंट जैसे ब्रीथ करता है ना, वैसे वैसे वाटर की मूवमेंट शो होती है उसके अंदर। नॉर्मली क्या होता है? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो अपवर्ड इन, मतलब आप ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सपायरेशन के दौरान डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगी वाटर में, तो मतलब वो नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है, फिर इफ वाटर ऑसिलेशन या टाइडिंग प्रेजेंट है ड्रेनेज सिस्टम में, इसका मतलब क्या है? कि वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है इंस्पिरेशन पे ये और एक्सपायरेशन पे, जो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आता है अगर वाटर टाइडलिंग स्टॉप हो जाती है या एबसेंट हो जाती है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब वो नॉन फंक्शनिंग है। और अगर सिस्टम नॉन फंक्शनिंग हो जाता है, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ट्यूब का कनेक्शन ठीक है नहीं, क्योंकि ट्यूब कई बार क्या होती है, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर देखना है किंकिंग, कि कहीं से ट्यूब मुड़ तो नहीं गई है जिसकी वजह से वो टाइडलिंग नहीं फील हो रही पानी के अंदर। फिर पेशेंट को पोजीशन चेंज कराते हैं कि कहीं पे कहीं कुछ मतलब अटक रहा हो या कुछ बीच में फंस रहा हो, तो उस वजह से पोजीशन से में भी ठीक हो जाए, तो वो कराना होता है। फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है डीप ब्रीथ एंड कफिंग, कि मान लो कोई स्पूटम या कुछ बीच में फंस रहा है तो वो हट जाए। और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है? नोटिफाई करना है फिजिशियन को, मतलब डॉक्टर को बताना है कि इस तरीके से पानी के अंदर टिडलिंग मूवमेंट स्टॉप हो गई है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट होता है, चेक बबलिंग इन सिस्टम। जो यूजुअली सिस्टम होता है उसके अंदर बबलिंग होती है। अब इसमें तीन पॉइंट होते हैं, एक तो नॉर्मल फंक्शनिंग, एक लीकेज और एक काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले आता है इंटरमिटेंट बबलिंग, मतलब एक रेगुलर फिक्स पैटर्न पे 2-4 सेकंड में ऐसे करके वो बबलिंग हो रही है, लेकिन इंटरमिटेंट बबलिंग हो रहा है। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली आपको बबल दिख रहे हैं, बीच बीच में दिख रहे हैं, तो मतलब सिस्टम क्या है? नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। फिर आती है रेगुलर बबलिंग। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? एयर लीकेज हो रही है सिस्टम के अंदर, इंडिकेट्स लीकेज ऑफ आईसीडी बैग। आईसीडी बैग के अंदर लीकेज हो रही है। ठीक है, एयर भी हो सकती है या कोई और चीज भी हो सकती है। फिर होता है स्टॉप्ड बबलिंग, कि वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन फंक्शनिंग ड्रेनेज है। और नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी, एक बार तो या तो ट्यूब कनेक्शन चेक करे, किंकिंग देखे, पोजीशन ठीक करे और पेशेंट को डीप ब्रीथिंग और कफिंग के लिए बोले। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो नोटिफाई करे फिजिशियन को। फिर उसके बाद आता है ड्रेनेज। नॉर्मल ड्रेनेज कितना आता है? 70 to 100 ml पर आवर। अगर ड्रेनेज मोर देन 100 ml पर आवर आ रहा है, शुरू में नॉर्मल कितना होना चाहिए? 60-70 ml पर आवर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 100 ml पर आवर चल रहा है, तो नोटिफाई करना हमें फिजिशियन को, क्योंकि बहुत एक्सेस अमाउंट में है। और इसका मतलब क्या है? कि पेशेंट को इन्फेक्शन है अंदर। ठीक है, अगर ड्रेनेज लेस देन 50 ml पर आवर आ रहा है 24 आवर्स के अंदर, इसका मतलब बहुत मिनिमल रह गया, क्योंकि इतना तो प्लूरल स्पेस में प्लूरल फ्लूइड होता है। तो इसका मतलब आपको आईसीडी को क्या कर देना है? रिमूव कर देना, मतलब डॉक्टर करेगा, लेकिन आप ये चेक कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 50 ml पर आवर पे 24 के ड्रेनेज पे हम उसको रिमूव कर देते हैं। फिर आता है सक्शन प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर कितना रखना है? 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, और मैक्सिमम प्रेशर आप कितना रख सकते हो? 15 to 20 सेंटीमीटर H2O रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके हम। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे?
कि नोटिफाई करना है हमें फिजिशियन को। कब कब करना है? आईसीडी बैग सिस्टम के दौरान अगर टाइडलिंग एब्सेंट होगी, मतलब पानी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, अगर बबलिंग या तो कॉन्टिन्यूस आ रही, इसका मतलब एयर लीकेज है, या बबलिंग एब्सेंट है, अगर ड्रेनेज सिस्टम मोर देन 100 ml पर आ रहा है ड्रेनेज, और अगर जो ड्रेनेज का कलर है वो चेंज हो गया, क्योंकि कलर कैसा भी हो सकता है, जैसे ब्राइट रेड हो गया मान लो, इसका मतलब क्या है? अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंजरी है उसको। अगर ड्रेन आफ्टर सर्जरी सीरोसेंगियस है, इसका मतलब क्या है? सीरस फ्लूइड, और सेंगियस मतलब डार्क ब्लड, अगर ब्लड और सीरस फ्लूइड दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर ट्यूब एक्सीडेंटली क्या हो गई है? डिसलॉज्ड हो गई है। इफ स्टार्ट एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, अगर किस तरीके की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो भी हमें क्या कर देना है? नोटिफाई करना है फिजिशियन को। फिर आता है क्लैंपिंग ऑफ ट्यूब। आपने देखा होगा ना, क्लैंप से क्या कर देते हैं? उसको क्लैंपिंग कर देते हैं। अननेसेसरी क्लैंपिंग कभी नहीं करनी है, अगर जरूरत है तो ही करनी। कब कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो एक बेड से उठा रहे, तो हो सकता है वो किंक हो जाए या कुछ हो जाए, तो इससे पहले हम खुद ही क्लैंप कर देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि पेशेंट को 1 मिनट से ज्यादा क्लैंप नहीं करना चाहिए ट्रांसफर के दौरान भी, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, मतलब उसके लंग्स के अंदर प्रेशर जनरेट हो सकता है, उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होती है। थर्ड है ड्यूरिंग ड्रेनेज बैग चेंज। मान लो आप ड्रेनेज बैग चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी उसको क्लैंप करना होता है, क्योंकि एयर क्या हो सकती है? इंसर्ट हो सकती है। तो एयर इंसर्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्लैंपिंग करते हैं। ड्यूरिंग चेंज ड्रेनेज बैग और एम्प्टी ड्रेनेज बैग के टाइमिंग और ये सब क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें चेंज कब करना होता है? अगर ड्रेनेज बैग कंटेमिनेटेड हो गया, मान लो इन्फेक्शन हो गया या कोई दिक्कत होगी, तो उस टाइम पे। अगर लीकेज हो रही है ड्रेनेज बैग में, तो उस टाइम पे। नॉर्मली चेंज कितने दिन में करना होता है? 21 दिन में चेंज करना होता है नॉर्मली। और एम्प्टी और चेंज में फर्क होता है, बच्चे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। एम्प्टी पूछ रहा है, चेंज पूछ, चेंज मतलब नॉर्मली भी चेंज कर सकते हैं, बैग ही हटा के चेंज कर दे। एम्प्टी होता है उसको खाली करना। मान लो फ्लूइड आ रहा है, तो अगर वो 2/3 फिल हो गया, तो आप उसको एम्प्टी कर दो, तो उसकी एक इंडिकेशन होती है कुछ बैग्स की। जैसे 1/3 कोलेस्ट्रॉमी बैग होता है, यूरिन और ये ड्रेनेज बैग 2/3 पार्ट होने, फिल होने पे, फुल करने पे एम्प्टी करते हैं हम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिसलॉजमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। कई बार क्या होती है, हमारी चेस्ट ट्यूब निकल जाती है, कई बार अब कहाँ से निकलती है और उसके लिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। सबसे पहले आते हैं ट्यूब डिसलॉज फ्रॉम इंसर्शन साइट। जहां से पेशेंट के अंदर इंसर्ट की थी स्किन पे, चेस्ट के एरिया पे, अगर वहां से निकल जाते हैं तो क्या करना है? एक 4x4 की ड्रेसिंग लेनी है फटाफट, और उसको क्या कर देना है? उसके ऊपर प्रेस कर देना है, मतलब अप्लाई कर देना है ड्रेसिंग को उस वुंड एरिया के ऊपर जहां से वो डिसलॉज हुई है। इससे हम उसके अंदर एयर एंटर से बचा लेंगे, क्योंकि अगर पाइप निकल गई तो वहां से एयर घुसेगी डायरेक्ट, तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो न्यूमोथोरेक्स होता है, एयर की एंट्री हो जाती है ना जब प्लूरल स्पेस में, तो उसको न्यूमोथोरेक्स होते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है? ड्रेसिंग कर देनी है, उस एरिया के ऊपर प्रेस कर लेना है 4x4 की ड्रेसिंग के साथ। अगर आईसीडी सिस्टम जिससे वो बैग के अंदर कनेक्ट है ट्यूब, अगर वहां से वो अलग हो जाते, तो क्या करना है? सबसे पहले तो ट्यूब को क्लैंप करना है, मतलब क्लैंप कर देना है उसको। और फिर उसके बाद क्या करना है? जो चेस्ट ट्यूब की टिप है ना, उसको एनएस बोतल में डिप कर देना है, और चेक करना है कि वाटर ऑसिलेशन हो रही है। साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब देखते हैं, ये आपको लर्न करना होगा डायरेक्ट। न्यूनेट्स और इन्फेंट्स के अंदर कितना होगा? 12 से 14 फ्रेंच लेनी है। चिल्ड्रंस के अंदर कितना लेना है? 18 फ्रेंच लेनी है। एडल्ट्स के अंदर 28 से 32 फ्रेंच। अब रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब कैसे होगा? तो उसके लिए हम वल्सल्वा मैन्युअल परफॉर्म करेंगे, मतलब आपको एक डीप ब्रीथ लेनी है, और उस ब्रीथ को 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और जो होल्ड टाइम होता है ना, उस टाइम पे वो चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी होती है। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि एयर रिमूव ना, एयर जो है वो एंटर ना कर पाए। न्यूमोथोरेक्स से बचाने के लिए हम वल्सल्वा मैन्युअल करवाते हैं। आफ्टर रिमूवल क्या करना है? डू स्टाइल ड्रेसिंग। हमें एक स्टाइल ड्रेसिंग यूज करनी है, 4x4 की टाइट ड्रेसिंग कर देनी है, इसको बोलते हैं टुल्फा ड्रेसिंग, ठीक है। डिस्कार्डेड मैनेजमेंट कैसे करना होता है? जो आईसीडी बैग को डिस्कार्ड कर दो रेड बिन में, क्योंकि प्लास्टिक से बना है। चेस्ट ट्यूब भी प्लास्टिक से बनी है तो रेड बिन में, लेकिन जो भी पस, ड्रेनेज और कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग है ना, वो येलो बिन में जाती है। ये चीज आपको ध्यान ही रखनी होगी।